हेलो 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 ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का दीक्षा नर्सिंग एकेडमी गोहाना में स्वागत है। आप सभी को यहाँ पर सभी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सरकार ने डिसाइड किया है उसकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ इस एकेडमी के अंदर आपको पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट में हमने डिस्कस किया था जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उन सभी की क्या क्या लिमिटेशंस थी। क्या पता है आपको क्या क्या लिमिटेशंस बताई थी हमने लास्ट लेक्चर में? वैक्यूम? नहीं नहीं, गलत बता रहे हैं अभी भी आप। वैक्यूम जो जरूरत थी वैक्यूम की, वो थी वैक्यूम डायोड्स के अंदर। हमें जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमें जो वो मिल रहे हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर थे। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, उनकी कंडक्टिविटी है वो बहुत लो थी और वो हमारे डेली लाइफ में जितनी भी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस हैं उनमें किसी भी काम की नहीं है। अगर कोई भी चीज हम इन्वेंट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वो अगर हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम नहीं आ रही है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टर्म आई है दैट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? जो भी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी एटम ऐड कर देते हैं और उस इम्प्योरिटी एटम की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डोपिंग के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या है कंडीशंस? मान लेते हैं ये आपका वो क्रिस्टल है जिसके अंदर आपको डोपिंग करवानी है, तो अलग अलग क्रिस्टल की साइड्स होंगी जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, ये लेटेस्ट पेंट है जिनके ऊपर हम एटम रखेंगे तो ये क्रिस्टल बन जाएगा पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर का या कंडक्टर का, जिसका भी आप बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स की, तो हम उसी की बात करेंगे। तो हमने क्या किया, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया और इसके अंदर हम डोपिंग किस तरीके से करेंगे कि जो सिलिकॉन का साइज है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो, यानी ये जितना स्पेस के अंदर आ रहा है, जितनी जगह कैरी कर रहा है, उतनी पोजीशन में हम दूसरा इसके अंदर रख दें और इस क्रिस्टल की लेटिस पे कोई चेंज ना आए। यानी कि डोपिंग एटम का जो साइज है वो इस एटम के साइज का ही होना चाहिए जैसा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। ठीक है, ये इस क्रिस्टल लेटिस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दूसरा, जो डोपिंग ऐड कर रहे हैं हम, वो उसके लिए भी कंडीशन है कि वो पार्ट पर मिलियन के अंदर, यानी कि 10⁻⁶ के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। पार्ट पर मिलियन यानी कि 10⁻⁶ के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए, यानी 10⁻⁶ हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे ना हम, तो 10⁻⁻⁶ इतनी अगर आप डोपिंग कर रहे हो तो ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए एप्लीकेशन के लिए वो इससे फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, अब डोपिंग करनी किसकी है? अब जो साइज और ये सब बता रहे हैं वो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे? पीरियोडिक टेबल के अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ आते हैं?
14th ग्रुप के अंदर, ठीक है, 14th ग्रुप में है ये। अब हम क्या करेंगे, या तो इसके अंदर 13th ग्रुप या फिर 15th ग्रुप, अगर इन दोनों को हम इसके अंदर कोई एक लेके ऐड करवा दें, उसकी डॉपिंग करवा दें, तो फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। किस तरीके से, मान लिया अगर आपने 13 करवाया, 14th के नियरली साइज होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है, और इसमें लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। सिमिलरली अगर 15th लोगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर शेल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर डॉपिंग करवाएंगे तो जो डॉपिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो ठीक रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब डॉपिंग करवानी होती है तो डॉपिंग का भी कोई पर्टिकुलर तरीका होता है, यही नहीं करवा सकते। डॉपिंग का एटम डिसाइड कर लिया आपने कि आप ये डॉपिंग का एटम लेंगे तो आप डॉपिंग करवा लेंगे, लेकिन करवाओगे कैसे, किसी क्रिस्टल है वो कोई लिक्विड चीज थोड़ा ना कुछ मिला दिया। तो हम क्या करवाते हैं, या तो हीटिंग मेथड से किसी इन्वायरमेंट के अंदर जिसमें मान लिया सिलिकॉन जर्मेनियम है, उसको अंदर हीट करवा देते हैं, जो भी आइटम आपने डालना है, यानी 13th ग्रुप का या 15th ग्रुप का, ठीक है, या तो हम उसको अंदर हीट करवा के उसको डाल देते हैं, या इम्प्लांटेशन होती है एक, जो जनरली इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर आती है, कि उसके तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक क्रिस्टल का एक साइड वो लेके उसके ऊपर हम क्या करवा सकते हैं, इम्प्लांटेशन करवा सकते हैं पर्टिकुलर साइट के ऊपर, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्रिस्टल लैटिस जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा। अब इस ड्रॉपिंग के बिहाफ पे हम कितने टाइप के बना सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को, जब आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर डॉपिंग कर देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं इनके 2 पार्ट्स हैं, क्या क्या, बिल्कुल ये बात ठीक कही है कि एक पी टाइप का हो सकता है एक्सट्रिंसिक और एक एन टाइप का। इनके नाम सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को क्या, कि जो पी टाइप है वो कुछ पॉजिटिव टाइप का है और एन कुछ नेगेटिव टाइप का है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो पी टाइप है वो पॉजिटिव नहीं होगा और एन टाइप है वो नेगेटिव नहीं होगा। ये बोथ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, दोनों ही इंडिविजुअली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसका फिर मतलब क्या है, जो पी और एन बताए गए हैं, पी को हम होल के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और इस एन टाइप के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। तो अब हम करते हैं पी टाइप की स्टडी, कि पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब पी टाइप के लिए हमने पहले हम सिलिकॉन का ही बना लेते हैं एक बार, लेटस, ये नहीं बनाते भाई, ये बनाएंगे तो फिर कल वाली समस्या फिर से आएगी। सिलिकॉन और सिलिकॉन के अंदर कल वैकेंसी वैलेंसी जो बताई थी वो हमने कितने बनाए थे बॉन्ड, कल सिलिकॉन के जो बॉन्ड बनाए थे वो कितने बनाए थे, 4, बिल्कुल। तो आप इसमें दिख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर कि आपको इसके पास यहां पे चारों तरफ बॉन्डिंग होगी इनकी, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ज्यादा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
वरना सिलिकॉन के साथ ही बिंदु मिक्स हो जाएगी, इसकी पता ही नहीं चलेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन है और कहाँ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ हमने इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और अब हमने क्या करना है, पी टाइप बनाना है, यानी कि 13th ग्रुप जो है वो ऐड करना है किसके अंदर, 14th के अंदर। 13th में क्या होता है, इंडियम है, बोरोन है, ये एलिमेंट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम है, बिल्कुल। इनमें से कोई भी एटम जो भी आपको ठीक लगे वो ले लें, और एक जगह हम क्या कर देते हैं, वो डाल देते हैं। ये हमने एल्यूमिनियम डाल दिया। अब हम कलर चेंज वापस ले लेते हैं। एल्यूमिनियम डाल दिया। एल्यूमिनियम के अंदर क्या होते हैं, लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। लेकिन जो 4th प्लेस है वो क्या हो गया, खाली रहेगी उसकी पोजीशन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रह गया, होल क्रिएट हो गया है। और ये चारों आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे पहले बॉन्डिंग बना रहे थे वैसे ही इनके सबके साथ, ये कुछ एक प्लेसेस बच गए भाई, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये नहीं बना सकता क्योंकि यहां पे क्या है, होल है, बिल्कुल यहां पे होल है, ये बाकी बन जाएंगे। अब ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये जो होल है ये क्या काम करेगा, क्या इतने से काम चल गया, एक होल बन गया, इतने से नहीं चलेगा। कल डिस्कस की थी ये बात कि 3D स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल की। 3 डायमेंशन में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डोपेंट एक जो एटम है वैलेंस इसका 13th ग्रुप का, वो जो आपने ऐड किया है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ओनली 3, एक होल दे रहा है। सिमिलरली अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 होल्स हो जाएंगे, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स n एटम ऐड करोगे 13th ग्रुप से तो n होल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर n होल क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको क्या दिख रहा है, ये जो होल्स है वो फ्री रहेंगे, इनकी जो एनर्जी है वो अलग होंगी। यहाँ क्या होगा, कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो ये होल दूसरी जगह बन जाएगा। यहां अगर होल बन गया फिर कोई और साइड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर जाएगा, ये होल क्या होगा, दूसरी पोजीशन पे बन जाएगा। इस तरीके से होल की जो मूवमेंट है वो होती रहेगी, और ऑटोमेटिकली होल्स की मूवमेंट से ही इनके अंदर क्या होता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। नंबर ऑफ होल्स इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, डोपिंग सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट की करवा रहे हैं जो होल क्रिएट करे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इसका जो एनर्जी बैंड का जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो क्या होगा, ऊपर क्या था, कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या था, वेरी गुड, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन में क्या होते हैं, हम वैसे वो वैकेंट होता है, हम करवाते हैं उनके अंदर इनको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करके ऊपर जंप करवाते हैं। तो कल जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े उनके अंदर हमने कहा था फर्मी लेवल मिड में लाई करता है, ठीक है। आज हमें किसका डिस्कस करना है, पी टाइप, जो कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक नहीं है। तो आज जो फर्मी लेवल है वो बीच में लाई नहीं करेगा। अगर ये बीच में लाई नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हमने क्या कहा कि जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, और इसके अंदर जो पी टाइप का क्रिस्टल है इसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, होल्स ज्यादा हैं, और इनकी जो एनर्जी है वो इन एटम से अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक ये जो इम्प्योरिटी एटम जो ऐड किया है ये किसका काम करेगा, नहीं,
ये जो इम्प्योरिटी एटम एल्यूमिनियम, बोरोन या फिर इंडियम आपने जो भी ऐड किया है वो किसका काम कर रहा है इस लैटिस के अंदर? होल तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन किसकी तरह? एक्सेप्टर की तरह कि डोनर की तरह? एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि ये लैटिस से कि अलग अलग साइड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है अपने अंदर, तो ये क्या करेगा? एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। तो जो ये होल्स हैं ये यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट कर लेंगे। अगर जो वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उनको इतनी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा? वो इस एक्सेप्टर लेवल में इजीली जंप कर जाएंगे। और ये जो गैप है वो कितनी एनर्जी का है? उसका जो रेंज है वो होता है 0.045 टू 0.01। ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वेरी कर सकता है। सेमीकंडक्टर किसी के लिए ये होता है और किसी के लिए ये होता है, ठीक है? तो अगर हम इन्हें ये एनर्जी दे दें तो ये ऊपर जंप कर जाएंगे और यहाँ ये फिल हो जाएगा। अब या तो लेवल फिल्ड कहां तक है? यहां तक है। आप ये एनर्जी की रेंज प्रोवाइड कर दोगे तो भी ये यहाँ ही जंप कर पाएंगे, वहां तो नहीं जा सकते। और कल वाले में तो हमने यहाँ की थी इंट्रिंसिक के अंदर फर्मी लेवल यही बनाया था ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फर्मी लेवल कहां बनेगा? वैलेंस बैंड के बिल्कुल और इस एक्सेप्टर लेवल के बिल्कुल बीच में, ठीक है? यहां बन गया, ये फर्मी लेवल यहां पे बन गया, ठीक है? अब अगर इन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो ये जंप करेंगे और फर्मी लेवल जो कल बताया था क्लियरली कि जहां तक सिर्फ फील्ड मैक्सिमम ऑक्युपाइड लेवल एट 0 केल्विन, ठीक है? तो ये जंप करेंगे तो ये यहां तक पहुंच जाएंगे एक्सेप्टर लेवल के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से। ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट है। नंबर एन टाइप के अंदर हमें ड्रॉपिंग किसकी करनी पड़ेगी? 15th ग्रुप की। अगेन वही सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब की बार नहीं बनाएंगे हम वैसे, क्योंकि अब की बार हमें पता है कि सिलिकॉन जो भी ड्रॉपिंग एटम आप ऐड कर रहे हो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल। अब 5 होंगे तो क्या होगा बताओ? अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? क्या होगा? होल बनाएगा। ऐसा ही कह रहे हो? ऐसे कैसे कह रहे हो भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अगर 5th का 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करके भी अगर वो होल ही जनरेट करेगा तो पी टाइप ही ना बन जाएगा। यही तो किया था पिछली बार भी। अब की बार 5th से हम क्या ले लेते हैं? 15th ग्रुप के एलिमेंट क्या क्या होंगे? फोस्फोर्स। और आगे और कोई नहीं है? नाइट्रोजन का तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन की एडिशन नहीं कर रहे हैं हम। अप्रोक्सीमेट साइज भी तो डोपेंट का इसके कंपेरेबल होना चाहिए ना। तो फोस्फोर्स अगर आप ऐड कर रहे हैं, आर्सेनिक है, आर्सेनिक किस में आता है? 13th में कि 15th में? बताओ भाई। है 13th में आता है। नहीं पता, चेक करो फिर। आर्सेनिक किस में आएगा? 13th में कि 15th में? वही कंफर्म है, किसी को भी नहीं है? ओके चलो, फोस्फोर्स का तो कंफर्म है ना कि फोस्फोर्स है। यहां हम फोस्फोर्स डाल देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आर्सेनिक भी उसी में आएगा। फोस्फोर्स डालना है। फोस्फोर्स के पास 4 थे, चारों तो इसने फिल कर ली, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, कोवैलेंट बॉन्डिंग।
और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो इसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर रहेगा। अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, हमने एक एटम ऐड किया है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम दो, अब एक और बात, लास्ट टाइम जो एटम ऐड किया था 13th ग्रुप का, वो क्या कर रहा था? एक्सेप्टर एटम का काम कर रहा था। लेकिन अभी जो हमने एटम ऐड किया है फॉस्फोरस, वो क्या करेगा? 15th ग्रुप का एलिमेंट है तो वो डोनर एटम का काम करेगा। अगर ये डोनर एटम का काम कर रहा है तो अगर एक डोनर एटम हमने ऐड किया लैटिस के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिला हमें, किसके अंदर? क्रिस्टल लैटिस के अंदर। और अगर दो करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। आप जितने डोपिंग करते जाओगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे आपको। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर होंगे, उनकी एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इन दोनों की एनर्जी में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ये क्या होंगे? इनकी एनर्जी इनसे स्लाइटली लेस होगी, क्योंकि इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? ये बंधे हुए हैं, उनको आपको निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी। लेकिन इनकी एनर्जी क्या है? ये फ्री एटम की तरह बिहेव करेंगे। कैसे? जैसे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि जो वहां से रेज कर लेते हैं, जितने भी ये, अगर इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को हम डिस्कस करें तो क्या दिखेगा आपको? कि ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑफ कोर्स, कौन से वाले? जो आउटर शेल में होते हैं। लेकिन कंडक्शन में तो हमें पहुंचाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी क्या है? इन वैलेंस में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, इनसे तो ज्यादा ही है, तो इनकी एनर्जी कुछ यहां है भाई। ये क्या बना रहे हैं? एक डोनर लेवल बना रहे हैं, ठीक है। ये एक डोनर लेवल क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन जो एनर्जी की रेंज वहां थी 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही रेंज सिलिकॉन और जर्मेनियम की करस्पॉन्डिंग यहाँ भी रहेगी। अगर आप इन्हें इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो ये यहाँ पे जंप कर जाएंगे, ठीक है, और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड के पास और डोनर लेवल से ऊपर, यानी इसके नीचे, कंडक्शन बैंड से नीचे और डोनर लेवल से ऊपर, इन दोनों के मिड में लाई करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ टॉपिक? कोई डाउट? अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ ले, बताओ, पूछो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस किए हैं, इनके अंदर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो लिमिटेशंस थी वो ओवरकम की इन्होंने, क्योंकि इसके इन दोनों के अंदर, एक के अंदर क्या रहा? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहे नंबर ऑफ होल्स से। तो चार्ज कैरियर वहां सेम थे, यहाँ सेम नहीं रहे, एक ज्यादा हो गया, तो जो एक्सीड करेगा करंट ज्यादा उसी की वजह से रहेगा, ठीक है। क्योंकि कल भी बात हुई थी कि करंट दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। अब हमें क्या देखना है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो किस तरीके से वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, क्या रोल होता है, कैसे वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
एक्सट्रिंसिक के अंदर हमने क्या लिया कि मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं और वो क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसी ब्लॉक को एक पोटेंशियल अप्लाइड करके इसके एंड्स के क्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक वी पोटेंशियल हम अप्लाई कर देते हैं एक बॉक्स के क्रॉस, ये ब्लॉक ले रखा है किसका, सेमीकंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर कैसा है, एक्सट्रिंसिक है। अगर इसकी एल लेंथ है, वी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, तो क्या होगा, इसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम और होल्स ये बना लिए हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल बना लिए। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, जो हमने ये व्हाइट बनाया है इसको मान लेते हैं हमने होल बनाया है, और जो येलो कलर से डिनोट किया है वो मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रॉन किया है, ठीक है। तो अगर होल अगर व्हाइट डॉट से है और होल के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, पॉजिटिव होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको होल को रिपेल करेगा, तो ये होल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली येलो डॉट से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रॉन को, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम एक बार इसकी जो डेरिवेशन है उसको और देख लेते हैं। अगर ये है तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो टोटल करंट होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू IE प्लस में IH, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का करंट। अब जो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट है 12th के अंदर, उसमें हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है। वहां करंट के लिए जो डेरिवेशन आता है वो होता है I इज इक्वल्स टू N E A और VD। ये किसकी टर्म्स में है, करंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, ठीक है। हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो IE के लिए अगर यही करेंगे तो N की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के केस में NE हो जाएंगे, E A और VD। सिमिलरली VD के लिए भी बल्कि हम क्या करें, VD इलेक्ट्रॉन्स के लिए VE ही यूज करेंगे, और होल्स के लिए ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स NH, और E चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर हो जाएगा, और A और VH। दोनों में क्या कॉमन है, E दोनों में कॉमन है, उसको हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, NE VE प्लस में NH VH, ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम क्या करना चाह, हमें ऑटोमेटिकली आना कहां पे है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, हमें यहां तक लेके आना है इस डेरिवेशन को। तो I की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको उसके नीचे ले आते हैं, I अपॉन A इज इक्वल्स टू E इंटू में NEVE प्लस में NHVH, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा एक और रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का। क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अगर इसी रिलेशन से आप रो की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, RA डिवाइड बाय में L। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, पहले इसको दे देते हैं 2,
और इसको ना इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी, E इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय L, और रो क्या है, रो इज इक्वल्स टू R A डिवाइड बाय L। तो L से L कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय में R A, और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से V अपॉन R क्या हो जाएगा, I, तो I अपॉन A आ गया यहां से। इस रिलेशन से आपको क्या क्लियर हुआ कि I अपॉन A की वैल्यू किसके बराबर है, E अपॉन I अपॉन A की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, E अपॉन रो के बराबर है। ठीक है, डायग्राम को हटा देते हैं, अभी डायग्राम का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, अब डाउट है कोई यहां तक, ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो यूज इक्वेशन नंबर 4 इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन ए की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ई बाय रो, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू में एन ई वी ई प्लस में एन एच वी एच। ठीक है, हटा देते हैं, अभी हमारा उन चीजों का कोई काम नहीं बचा, बाकी को क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब वी और वी एच ये क्या है, होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक टर्म और आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी तो म्यू ई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे और क्या देखेंगे कि E अपॉन रो किसके इक्वल आ गया है, E इंटू में एन ई वी की जगह आप क्या डालोगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में एन एच म्यू एच और इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू ई और म्यू एच क्या है, म्यू इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी और म्यू एच किसकी है, होल्स की मोबिलिटी है। ठीक है, ई दोनों में है तो हम ई को भी यहां से बाहर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ई इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई और एन एच म्यू एच। ठीक है, और ई यहां पे भी है, लेफ्ट हैंड में भी है और राइट हैंड में भी है, तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्या बचा, वन अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई, नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये चार्ज कैरियर नहीं होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो, तो एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच। ठीक है, अगर आपको पता है रो किसको डिनोट करते हैं, रो से हम रेजिस्टिविटी को, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, और उस कंडक्टिविटी को हम क्या नाम दे देते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा किसके बराबर आ गया, अगर मैं जो ये चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको हम साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये साथ में इतना ही आ जाएगा, एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच। आप चाहें तो इसे साथ में रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, ये हो गया कंडक्टिविटी का रिलेशन। अब
सिग्मा का रिलेशन हुआ है, ये किसके लिए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन है तो ये भी कंडक्टर्स, भले ही सेम ही है तो कंडक्टर, तो समझने की बात नहीं है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर रेज कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो सिग्मा है वो इंक्रीज कर ही क्यों रहा है? क्या कारण है इसका, पता है किसी को? डोपिंग। अच्छा, और क्या कारण है? नहीं पता? ठीक है जी, नहीं पता तो यहां हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी किसकी है? सेमीकंडक्टर्स की है, कंडक्टर्स के केस में नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है उनका अलग रोल होता है, यहाँ जो चैम्बर ऑफ चार्ज कैरियर है वो अलग है। क्योंकि उसके अंदर जो कंडक्टर में आप चार्ज कैरियर पढ़ते आए हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। तो इस वजह से जो सेमीकंडक्टर के केस में जो चेंज आ रहा है वो अलग होगा, किनके कंपैरिजन में? कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन और होता है, ई टाउ डिवाइड बाय में एम। ये रिलेशन आया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, पढ़ा है सबने? टाउ यहां पे क्या है? टाउ टर्म यूज हुई है, वो क्या है? नहीं बताओ, टाउ का नहीं पता है किसी को? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। किसका रिलैक्सेशन टाइम है? जब भी आप किसी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर रेज करते हैं तो ये एटम्स क्या करते हैं? उस एनर्जी को गेन करते हैं। आपस में इनका क्या होता है? ये जिसको एनर्जी जिधर मिलती है वो उसी डायरेक्शन में चल जाता है। यानी कि इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम होती है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगे ये। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर कोई फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये उस फील्ड अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में चले जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो आपस में क्या होगा? इनका कोलिजन होगा। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, यानी एक अभी कोलिजन हुआ है, एक दूसरा कुछ एक सेकंड बाद हुआ है, वो मिनी हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, कुछ भी, मैं उन दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब ये जैसे ही आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं उनके बिहाफ पे क्या होगा? ये जितना जल्दी ज्यादा होगा उतना ही दो कोलिजन क्या करेंगे? देर से होंगे। जितना ही ये कम होगा उतना ही फास्टली क्या होंगे? कोलिजन होंगे। अब आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम टाउ के। यानी कि अगर ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगी। एक रिलेशन और आया था, एक बार लास्ट में जाके चेक करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी शायद ये रहा, म्यू ई। यहां लिख लेते हैं उसको। सिग्मा क्या आया था? एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, ऐसे ही आया था। और इसी सिग्मा की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो आप इसे भी ज्यादा नहीं कर सकते हो। हद से ज्यादा अगर आप इसे बढ़ाओगे
तो क्या होंगे, ये सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे और एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इनके बीच का जो कोलिजन हो रहा है वो भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम एक लिमिट तक ही इसकी जो कंडक्टिविटी उसको रेज कर सकते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ते हैं लेकिन एक लिमिट तक। यहाँ पे जो मोबिलिटी है म्यू जो है वो भी डिक्रीज करता है, होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी, दोनों का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेज करोगे तो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की वो डिक्रीज होगी, लेकिन जो म्यू के अंदर डिक्रीज है वो कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के इंक्रीमेंट के। यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स ये जो बढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकी जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा हो रही है, किनके कंपैरिजन में, मोबिलिटी के अंदर डिक्रीज जो है उसके कंपैरिजन में। ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए कि मान लिया ये 1000 बढ़ रहे हैं या 10,000 बढ़ रहे हैं, तो मोबिलिटी में 5-7 का चेंज होगा या 10 का चेंज हो जाएगा, तो क्या ही वैल्यू रखेगा। इसलिए हम क्या किन को कंसीडर करेंगे सेमीकंडक्टर के केस में, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं, इस वजह से सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर अभी तक जो किया है एक बार उसको अगर हम समाप्त करें, बस 2 मिनट में। ठीक है, अगर पी टाइप और एन टाइप का समाप्त करें तो क्या रहा है, पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होल्स वाले ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एन टाइप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से। और क्या है, इसमें हम 13th ग्रुप की डोपिंग करते हैं, 13th ग्रुप की डोपिंग की जाती है, और उसके अंदर किसको अडॉप्ट करते हैं, एन टाइप के अंदर 15th ग्रुप को। बिल्कुल। और क्या चेंज आया है, इसके अंदर जो फर्मी लेवल है वो कहां बनता है, वैलेंस बैंड और किसके बीच में, एक्सेप्टर लेवल के बीच में। और इसमें क्या होगा, फर्मी लेवल बनेगा कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में। ठीक है, थैंक यू।